हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग बात कर रहे थे सेलियन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने चौथे फीचर की। तीसरा फीचर हमने कवर कर लिया कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इसको भी हम लोग कर चुके हैं क्या वैसे? कोई मुझे रिकॉल करवाएगा, कर चुके हैं क्या? ये हो गया ना? चलो ठीक है। पांचवा हुआ है क्या? पांचवा हुआ है? ये नहीं हुआ ना? चलो ठीक है, तो फिफ्थ से करते हैं। ठीक है, फोर्थ तक हम लोग कर चुके हैं। थैंक यू। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे ना जो है, आप सब कुछ जानते हो कि हर चीज़ ना ब्रिटेन, मतलब बोरो तो बहुत सारी कंट्रीज से करी है ब्रिटेन की, लेकिन जो आप ये कह सकते हो जो झलक और जो उसका असर था ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, वो काफ़ी ज़्यादा था। इसका सिंपल सा रीज़न ये था कि 200 साल के लगभग रूल के बाद जो अंग्रेज़ी सभ्यता जो परंपरा थी, तो वो हमें समझ में आया कि ब्रिटिश लोग ना एक काम बहुत अच्छा करते थे। एक काम क्या? वो ना ऐसी अपनी अंधाधुंध मर्जी से कुछ भी नहीं करते थे। वो हमेशा एक कोई भी जब कानून बनता था ना, उस कानून को लिख कर जब वो आ रहा है, क्वीन एलिजाबेथ उसे, या फिर कोई भी जो ब्रिटेन का राजा या रानी है, वो जब उसे साइन कर रहे हैं, उसके बाद इंडिया उसकी कॉलोनी है, और वहाँ पर एक लिखा हुआ एक एक्ट, एक फरमान जो कि उनकी संसद भवन में, ब्रिटिश की संसद भवन में जो पास हुआ है, क्वीन के हाथों के द्वारा, उसके पेन की इंक के द्वारा जो साइन करा गया है, फिर जाकर जब वो एक्ट बना, तब जाके हिंदुस्तानियों को उसके अकॉर्डिंग गवर्न करा जा रहा है। तो हिंदुस्तानियों को एक चीज़ समझ में आई, जो हमारे जो पढ़े लिखे जो लोग थे, जो नेता थे आगे चल के जिन्होंने संविधान बनाया, कि अंग्रेज़ों ने चलो ठीक है एक्ट में सभी वो हरकतें करी जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ थी और उनके फ़ायदे में थी, मान लिया, लेकिन उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी थी। इस चीज़ को आप हाईलाइट करना, ठीक है? कभी भी आंसर राइटिंग करो ना जीएस पेपर 2 या पीएसआईआर में, वो लोग हमेशा एक चीज़ को बहुत अच्छे से लेकर चलते थे, डेट इज़ रूल ऑफ लॉ। ब्रिटिशर्स ने आज तक इस चीज़ को बिल्कुल भी डेविएट नहीं करा कि हर चीज़ उन्होंने ना लॉ के अकॉर्डिंग ही रूल करा जाएगा। जैसे अगर उनको, जैसे मैंने मान लो कहीं पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी करनी है, कुछ भी करना है, मैं कह रहा हूँ XYZ कुछ भी हरकतें करनी है कि जिससे हिंदुस्तानियों का जो इंटरेस्ट है वो गटर में जा रहा है और उनका इंटरेस्ट एक हायर लेवल पे पहुँच रहा है, उनके हित की बात हो रही है, लेकिन वो फिर भी ना उससे पहले एक एक्ट ज़रूर लेकर आएंगे जो कि उनके ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बना होगा। और क्वीन एलिजाबेथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जनरली, मतलब आप इससे समझ सकोगे मोनार्की, ठीक है? मतलब ब्रिटिश मोनार्की के द्वारा वो साइन हो सके। फॉर एग्जांपल क्वीन एलिजाबेथ 1 या फिर क्वीन एलिजाबेथ 2 तो बहुत बाद में आई, 1 भी थी, तो इनके हाथों के द्वारा जब वो साइन हो गया प्रॉपर तरीके से, जब वो बिल एक्ट हो गया, बिल वहाँ पर उनकी संसद भवन में पास हुआ था, अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश में, यूके में, इंग्लैंड में, और तब हिंदुस्तानियों को एक चीज़ बहुत, लो भाई, एक चीज़ बहुत अट्रैक्ट करी ब्रिटिशर्स की, कि वो कुछ भी अगर गवर्न करते थे, रूल करते थे, वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग करते थे। अब हमने फिर देखा, अब संविधान हमने तो कभी बनाया नहीं था। भारत इससे पहले तो पहले मुगलों के द्वारा रूल होता रहा, उससे पहले दिल्ली सल्तनत, फिर कुछ राजा महाराजा थे, तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे पूरा जम्मू, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक कॉमन तरीके का रूल हो। ऐसा कभी कुछ हमने करा नहीं था। तो हमें जब ये लगा कि ब्रिटिशर्स जब ऐसा स्टेप लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इनके अंदर ये किस प्रकार का सिस्टम है, तब हमें एक बात जानने को मिली, किसी पढ़े लिखे व्यक्तियों ने बताया कि वहाँ पर जो फॉलो होता है ना, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है। तो हमने कहा भैया सारे वर्ल्ड के हर सिस्टम को हटाओ, देश को चलाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए, कानूनों को पास करवाने के लिए, बिल, एक्ट, पॉलिसी, इन सब का प्रावधान लाने के लिए, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का प्रावधान लाने के लिए, हर चीज़ में हम लोग ना एटलीस्ट इस चीज़ में कि कंट्री को रूल कैसे करा जाता है, और कंट्री को रूल आप जानते हो, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, उसके अलावा कि बिल कैसे एक्ट बनते हैं, ये प्रोसीजर, कौन सा हाउस होगा, अपर हाउस, लोअर हाउस, कौन सा, कहाँ पर जाकर बिलों की चर्चा होगी, कौन सा मुद्दा जो उठ रहा है, अब उसके ऊपर कानून बनाने के लिए देश में एक व्यवस्था का निर्माण करा जाए। इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास एक टर्म सामने आई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर हमें लगा यार ब्रिटिश इससे अच्छा रूल करते हुआ है, और जैसे मैं तुम्हें एक बताया था ना, इंडिया हमेशा एक चीज़ में बहुत ध्यान रखता है
ये शुरू से हमारी परंपरा रही है, जब से अंग्रेज आए भी नहीं थे। हम लोग अपने दुश्मनों से भी अच्छी चीज़ सीखते हैं। याद है मैंने अकबर वाली बात बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा सा, है ना। तो अब बात करो, अब ये मुद्दा आपको आराम से समझ में आएगा। अब चलो 5th पॉइंट के ऊपर। सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा 5वां पॉइंट है कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करा। जो भारत का संविधान है उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करा, लेकिन किसका? जैसा कि मैंने बताया, मैंने पूरी कहानी आपको बताई, ब्रिटिशर्स का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने अडॉप्ट करा। रेदर देन हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि हम लोग राष्ट्रपति को ज़्यादा पावर दे सकते थे, उसको रियल हेड बना सकते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और उस टाइम पर जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी दुनिया में, तो वो था अमेरिका का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन इसको अडॉप्ट ना करके हमने रियल पावर देना समझा कि राष्ट्रपति को देने से बढ़िया है पावर कि हम प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को दें, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बात बंदे की नहीं है कि नाम राष्ट्रपति और उसका नाम प्रधानमंत्री है। ये तो पोस्ट और डिजिग्नेशन तो हम भी चेंज कर देते, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल पावर तो हम भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते, प्रधानमंत्री के भी चुनाव करवाते थे डायरेक्ट इलेक्शन से, जो कि होते हैं, और प्रेसिडेंट के भी करवाते थे, राष्ट्रपति के भी करवाते थे। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी हमें। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक ना दिक्कत होती है, एक अड़ंगी आती है। क्या? हम लोग ऐसा मानते हैं, जब हमने ब्रिटिशर्स को देखा, हमें तो कोई आइडिया नहीं था, हमें एक चीज़ बहुत लुभाई थी इनकी। क्या? कि गवर्नमेंट के ना 3 ऑर्गन होते हैं, ट्रायंगुलर ऑर्गन होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, मतलब पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, उसके 3 ऑर्गन होते हैं। एक होता है उच्च न्यायालय, या पूरी कंट्री के आप कहते हो जुडिशरी। एक होती है सरकार, जिसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एक होती है कानून व्यवस्था बनाने वाली पार्टी, जिसको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट। यानी कि कानून बनाने वाला एक घर, पार्लियामेंट, संसद भवन। सरकार, उस पार्लियामेंट से निकले कुछ लोग जो कि 5 साल के लिए सरकार बनाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव। और एक होता है जुडिशरी। हमने ये देखा, ब्रिटेन की एक चीज़ बहुत अच्छी है भाई साहब, कि ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जब हमारे संविधान निर्माता स्टडी कर रहे थे इधर उधर के क्या सिस्टम किसका क्या अपनाना चाहिए। तो हमने देखा यार, कल को कोर्ट कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाए कि किसी को भी ऑर्डर दे दे, कैसा भी ऑर्डर दे दे, और सरकार हाथ पे हाथ धरी रखी बैठी रहे। और जजेस की नियुक्ति तो जनता के द्वारा तो होती नहीं है, सरकार के द्वारा होती है। तो अगर इनमें भिड़प हो गई, तो जिस घर से, यानी कि पार्लियामेंट के जिन घरों से कानून पास हो रहा है, कानून व्यवस्था का एक निर्माण हो रहा है, तो कल को वो सरकार ना मानने, मतलब सरकार मानने से उसको क्या कहते हैं, मना कर दे, तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो, तो हम इनको बांध देते हैं कि एक दूसरे की बात मना कर सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम पे। हर जगह ईगो नहीं चलेगा कि हमेशा टाल दी उनकी बात। तो इसको हम लोग कहते हैं, तीनों ऑर्गन जो है ना, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे उनकी जवाबदेही है। एज वेल एज ऐसा भी ना हो कि जब कोई कोर्ट अच्छे इंटेंशन से काम करना चाह रहा है, सरकार कदम नहीं ले रही है, तो एक जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट होता है, मैं पढ़ाऊंगा, जब जुडिशरी बढ़ चढ़कर एग्जीक्यूटिव डोमेन में इंटरफेयर करती है, लगता है वो इंटरफेयर करती है, लेकिन सरकार क्योंकि बहुत स्लो होती है, और सुप्रीम कोर्ट का एक सिर्फ हथौड़ा जो कि उसकी टेबल पे बसता है, वो देश में बहुत कुछ व्यवस्था चेंज कर देता है, बहुत सारी व्यवस्था चेंज कर देता है। तो जो जुडिशरी है, कल को हमने ये देखा कि ऐसा ना हो कि उच्च न्यायालय या फिर देश के ये जो कानून व्यवस्था को देखने वाले जो कोर्ट हैं, कल को वो कुछ अच्छी चीज़ लेकर आना चाह रहे हैं जिसमें सरकार बहुत ढीली पड़ रही है, वो किसी एक जाति का फ़ायदा नहीं होने दे रही है। तो ऐसा ना हो कि जुडिशरी पे पाबंदी लग जाए और वो कर ना पाए। सरकार किसी अच्छे मकसद से कोई एक चीज़ लेकर आना चाह रही है, वो ले भी आई, लेकिन कल को कोर्ट ऐसा ना हो कि उसे खारिज कर दे हर बार। और अगर जहाँ से कानून बन रहा है पार्लियामेंट, तो वो कोई भी कानून जिसके लिए लोग धरना प्रदर्शन करके इंडिया गेट, जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, तो वो सरकारों के कानों तक पड़े और पार्लियामेंट में वो बिल डिस्कस होने के लिए आए कि ऐसे किसी बिल की ज़रूरत है, या फिर पुराने किसी बिल को हटाकर इसमें कुछ नई चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इसके लिए हमने देखा कि तीनों में अड़ंगी भी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए जवाबदेही तो होनी चाहिए, आंसरेबिलिटी तो होनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंट तो वो होने चाहिए, लेकिन अपने अपने डोमेन में तीनों सुप्रीम भी होने चाहिए। तो हमने इसके साथ एक पॉलिसी देखी कि ब्रिटिश लोग तो यार ये बखूबी निभाते हैं, इंटरडिपेंडेंस के साथ तीनों ऑर्गन्स इंडिपेंडेंट भी है, तीनों ऑर्गन्स इंडिपेंडेंट भी हैं। ये दोनों चीज़ें साथ साथ वर्क करती हैं कि कोई अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ नहीं सकता, लेकिन जब किसी को अच्छे मकसद से कोई कार्य करना है तो दूसरे 2 ऑर्गन्स उसको रोक नहीं सकते। हमने कहा
इम्प्रेस्ड, वेरी मच इम्प्रेस्ड, डन, फाइनल, लॉक कर दो। फिर हमने कहा तो जब इसकी चर्चा हुई तो संविधान निर्माताओं में जब ये डिस्कस हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उन्होंने कहा अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में सुनना चाहोगे? तो नेहरू जी और उनकी सरकारों ने कहा बताओ भाई, मतलब सरकार तो बनी नहीं थी होती, मतलब इनके लोगों ने कहा बताओ इसमें क्या होता है। उन्होंने कहा यहाँ पर ना इंटरडिपेंडेंस नहीं होता, प्रेसिडेंट ना किसी को जवाब देने के लिए वो कुछ भी हरकतें करते रहे, वो नहीं रहे। तो हमने कहा नहीं यार, ये सुनने से ही बकवास लग रहा है, हमारा दिल तो उसी पे आ गया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सुबहान अल्लाह, और हम लोग इसको फिक्स करते हैं। जब कोई जवाबदेही नहीं है तो हमारा ही हिंदुस्तान का हमारा ये नेचर नहीं है शुरू से। हम ऐसे हैं कि हर कोई जो है ना अपनी कोई भी हरकतें करेगा उसको सामने खड़ा करके उससे पूछा जा सकता है। जनता का प्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद है, हम पूछ सकते हैं। उसने कोई ऐसी हरकतें कर दी जिससे जनता डायरेक्टली ना पूछ सके तो कोर्ट पूछ सकता है। कोर्ट भी एकदम से अपनी मर्जी से कोई भी कानून को हटाना और वो करना, हर एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना, ये भी नहीं कर सकता। और जब भी कोई देश में कोई ज़रूरत होगी तो सरकार अपनी तरफ से कदम ले सके और पार्लियामेंट में कानून बन सके। तो हमने कहा कोई डिबेट की बात ही नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लॉक करो, ठीक है। अब यहाँ से एक बात मैं बताता हूँ, मैंने इतना डिटेल में इसलिए करवाया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना वो दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है। अब देखो जो मैंने ऊपर बात बताई ना, ये दो शब्दों का मैंने जो प्रयोग करा, एक मैंने बताया इंटरडिपेंडेंट, एक मैंने बताया इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना एक प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है कि जो ऑर्गन है, स्पेशली कानून बनाने वाला लेजिस्लेटिव ऑर्गन, और उसको इम्प्लीमेंट करने वाला यानी कि सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी कि इंटरडिपेंडेंस वर्ड मैंने ज़्यादा प्यारा वर्ड यूज़ करा है। एक वर्ड में ये दोनों बातें समा जाती हैं, इंटरडिपेंडेंट, ये दोनों बातें, ए बात भी और बी बात भी। इंटरडिपेंडेंट है तभी तो कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करेंगे, है ना। तो लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या दिक्कत होती है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है ना, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है इन दो ऑर्गन्स के बीच में। वैसे तो मैंने आपको बताया कि आपको तीनों ऑर्गन्स के बारे में लिखना है, लेकिन कोर्ट का काम थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट के जैसे आप इंडिया को, मैंने आपको बता दी थी वैसे ये वाली बात शॉर्ट में बता रहा हूँ, लोकसभा और राज्यसभा के जो 800 सांसद होते हैं उन्हीं में से कुछ चुनाव लड़कर मिनिस्टर बनते हैं, और जब जिस दिन वो मिनिस्टर बन जाते हैं तो 5 साल की आप कहते हो कि ऐसा कहते हो आप, पार्लियामेंट का दूसरा नाम क्या? पार्लियामेंट का दूसरा नाम होता है लेजिस्लेचर। यानी कि इसमें से 800 एमपी में से कुछ जो मिनिस्टर बन जाते हैं, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, जस्ट वेट फॉर सम डेज और सम वीक्स, सम मंथ्स। जो लेजिस्लेचर जहाँ से ये सारे 800 एमपीज बिलोंग करते हैं, उनमें से कुछ गिने चुने जो मिनिस्टर बन जाते हैं 5 साल के लिए, जो सरकार चलाते हैं, वही जाकर बनते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनकी जवाबदेही पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव के लिए और एग्जीक्यूटिव की पार्लियामेंट के लिए, ये सिर्फ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग ना एक स्पेशल नाम से भी डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। अब वेस्टमिंस्टर ना एक जगह है लंदन के अंदर जहाँ पर जो अंग्रेज लोगों का संसद भवन है वो वहाँ पर लोकेटेड है। मैं बता रहा हूँ, वेस्टमिंस्टर एक जगह है लंदन के अंदर, वहाँ पर जो ब्रिटिश हुकूमत का शुरू से ही जो संसद भवन है वो वहाँ पे लोकेटेड है। जैसे हमारा दिल्ली के अंदर ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना, ऐसी उनकी वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर एक जगह है लंदन के अंदर, वहाँ पर उनका ये पार्लियामेंट लोकेटेड है। अब इनका पार्लियामेंट ना सर्वोच्च पार्लियामेंट माना जाता है पूरे विश्व में, काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ना हम डिनोट करने के लिए, जैसे हम लोग कहते नहीं है कि पीस और नॉन कोऑपरेशन, जब भी वर्ड आएंगे तो कौन से पर्सनैलिटी की आपको याद आएगी? बताओ जरा। पीस और कोऑपरेशन जब भी आपके सामने वर्ड आ गए तो कौन से हैं? गांधी जी, गांधी जी। अब मैंने तो नहीं बोला, लेकिन आपको एकदम से एक चीज़ कैसे आ गई? आप, क्योंकि इन दो वर्ड्स के रिलेशन इसके साथ है। ऐसे अब यहाँ पर अप्लाई करो अपनी नॉलेज को। जब भी वर्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है तो उसका लिंक, उसका एसोसिएशन, उसकी मिरर इमेज और उसका रूप स्वरूप वेस्टमिंस्टर के साथ एसोसिएटेड है कि भैया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा वो जो लंदन में लोकेटेड है। मतलब ये जानी उधर से जाती है कि दुनिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत विभिन्न कंट्रीज ने बाद में करी। सबसे पहला ये प्यारा मॉडल था ब्रिटिशर्स का। और पता है इनकी एक प्यारी बात क्या है?
प्यारी बात यह है कॉन्स्टिट्यूशन भी अनरिटन है, लेकिन फिर भी इतने बेहतरीन तरीके से कानून यहाँ पर बनते हैं, वो मैं बताऊंगा आफ्टर मतलब जब प्रीलिम्स का ये हमारा पूरा पोर्शन हो जाएगा। लक्ष्मीकांत होने के बाद जो गवर्नेंस वाली बुक आएगी और PSIR में मैं तुम्हें बताऊंगा वो कैसे वर्क करता है वहाँ पर। और उसमें नहीं सिर्फ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से ब्रिटेन में नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ में, लेकिन उनमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडा वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने ऊपर बताया, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो पार्लियामेंट है जहाँ से कानून बनते हैं वो कहते हैं जवाबों में बंधा हुआ है, सरकार उससे पूछ सकती है कोई भी सवाल जवाब। और सरकार को सवाल जवाब करने के लिए या सरकार को गिराने के लिए पार्लियामेंट के पास भी पावर होती है। एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ डिटेल में, जो पहली बार सुन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन अगर पास हो जाए सरकार के खिलाफ, तो वैसे तो एक बंदे के खिलाफ वो पास होता है जो कि मिनिस्टर होता है, अगर उसके लिए वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर उसके खिलाफ पास हो गया, एंटायर मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन। प्रधानमंत्री को भी रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो। ठीक है, और अगर मैं तुमसे पूछूं, जो लोग मतलब जानते हैं थोड़ा बहुत फंडा, आज तक ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से हटे थे हमारे देश में पास्ट में? जल्दी बताओ नाम उनका। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया था क्या? पक्का इस फैक्ट को एक बार क्रॉस चेक करके बताना मुझे ज़रा। आप कह रहे हो अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ ठीक है, तो सब लोग एक बार क्रॉस चेक करके मुझे नेक्स्ट क्लास में, या नेक्स्ट क्लास में क्या मतलब मेरे को बताना ज़रा होमवर्क करके। ठीक है, इसको क्या ऐसी कौन सी सरकार थी आज तक हमारे देश में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया था सक्सेसफुली। ये नहीं कि आया था ऐसा नहीं। प्रस्ताव तो जब मोदी जी की पहली बार सरकार थी तब भी आ गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, पास नहीं हो सका। पास होने के बाद सरकार गिरी हो, ये मुझे बताना आगे जो समित। और हाँ, और यहाँ पर बात होती है कैबिनेट गवर्नमेंट की। कैबिनेट मतलब क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक प्रधानमंत्री होते हैं, और अब प्रधानमंत्री सब एक सेकंड प्रधानमंत्री सब कुछ तो कर नहीं सकते कि वो होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट संभाल लें, फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट संभाल लें, या फिर डिफेंस वो संभाल लें। अब वो अंकिता की तरह ऑलराउंडर थोड़ी ना है कि वो हाउसवाइफ भी है, UPSC की तैयारी भी कर रही है, लाइब्रेरी भी जाती है। ऐसे तो नहीं है प्रधानमंत्री, इतने मतलब मोदी जी इतने काबिल तो नहीं है जितने अंकिता काबिल है। तो अब इनको चाहिए पड़ते हैं लोग अपने साथ, और लोगों को हम लोग कहते हैं इनके मंत्रिमंडल, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर बनाते हैं हमारे कैबिनेट। ठीक है, जो संविधान है, संविधान जो है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमारे देश में। एक स्पेशल बात है याद रखना, वैसे ये तो तुम बता ही लोगे, इतना तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या किसी गली मोहल्ले या नुक्कड़ तक सीमित है क्या? कि मतलब वो केरला में नहीं फॉलो होगा, वो दिल्ली में होगा, दिल्ली में नहीं होगा वो महाराष्ट्र में होगा, महाराष्ट्र में ना होकर असम में होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला तो नागालैंड वाले उसको नहीं मानेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड में वो वाली बात नहीं मानी जाएगी, मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ बोला तो केरला के लोग नहीं मानेंगे उसे। ऐसा कुछ होता है क्या हमारे देश में? बताओ, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। तो एक बात याद रखना, जो पहली बार सुन रहे हैं मैं उनके लिए भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये वाली लाइन दोस्तों डिट्टो आपको उठाकर ना, सबसे पहली प्रायोरिटी तो मैं आपको बता रहा हूँ UPPSC में आ सकती है डायरेक्टली, उसके बाद ये आ सकती है MPPSC में, उसके बाद ये आ सकती है SSC में, और गारंटी आ सकती है लोकसभा और राज्यसभा प्रोटोकॉल के एग्जाम में। ठीक है, UPSC में तो एक स्टेटमेंट फॉर्म में बीच में आ सकती है, लेकिन अब UPSC नहीं पूछेगा ये, क्योंकि UPSC के हिसाब से ये बहुत बच्चों वाली चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन ना पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्टैब्लिश करता है, ना कि सिर्फ सेंट्रल लेवल पे, यानी कि कंट्री वाइड लेवल पे। सेंट्रल लेवल का ये मतलब है कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और 200 नॉटिकल माइल का एरिया और कुछ हवा का एरिया, यानी कि जितनी इंडिया की जमीन है और टेरिटरी है, हवा, पानी, गंगा, आकाश, सब कुछ वहाँ पर भी इस्टेब्लिश होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एज वेल एज राज्य के ऊपर भी बाधित होती है। वो ये नहीं कह सकते नहीं जी हम तो अपने स्टेट के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लागू करते हुए गवर्नर को सारी पावर दे देंगे, जो कि दूसरे राज्य में चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। तुम नहीं कर सकते ऐसा, कोई राज्य ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के जैसे हमने अपनी कंट्री में कुछ भी चीज़ ब्रिटेन से बोरो करी, मैं हमेशा से एक चीज़ बताता हुआ आया हूँ आपको इस चैप्टर में, पहले लेक्चर से, कोई भी चीज़ ब्लाइंड बोरोइंग नहीं करी हमने। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक कैसे लगाया संविधान निर्माताओं ने, जो चीज़
भारत के कंडीशंस को, सोसाइटल, इकोनॉमिक या कोई भी कंडीशन को जो सूट करेगी उसको देखते हुए वो चीज़ हमने इम्प्लीमेंट करी है, उसको देखते हुए। यानी कि इट इज़ जस्ट लाइक मैं किसी के घर गया, उनके घर पे कोई एक चीज़ थी, उनके घर पे डाइनिंग टेबल थी, मेरे को लगा डाइनिंग टेबल यार एक मेरे घर पे भी होनी चाहिए, कल को क्यारा अडवाणी आ गई डिनर करने तो मैंने सोचा कि डाइनिंग टेबल होनी चाहिए मेरे घर में। अब लेकिन मैंने अपने घर के जब कमरे का अंदाज़ा लगाया डाइनिंग रूम का, तो मुझे ये पता लगा कि यार इतनी बड़ी टेबल जितनी उनके यहाँ थी ना, उन्होंने मुझे ये भी बता दिया वो कहाँ से लेकर आए थे। मैं उतनी बड़ी टेबल, तो सेम टेबल वो मिल भी रही है उस दुकान पे, लेकिन मैं वहाँ से नहीं, मतलब मैं सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उतनी बड़ी टेबल आएगी नहीं यहाँ पर। मैंने क्या करा, अपने घर के डाइनिंग कमरे की मतलब हालत को और रूम के साइज़ को देखते हुए डाइनिंग टेबल तो लेकर आ गया, लेकिन किसी और साइज़ की लेकर आ गया। अब आप इसको यही चीज़ इंप्लीमेंट करना कि इंडिया ने कोई भी ब्रांड बोरिंग वो नहीं करी थी, और आप डाइनिंग टेबल का ये एग्जांपल देकर आप किसी एग्जामिनर को भी मतलब ये वाली चीज़ बता सकते हो। इवन ऐसे राइटिंग में ऐसा एक एनेक्डोट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे राइटिंग की भी मैं आपको एक हिंट देता चला जाऊँगा। आगे बात करते हैं फीचर्स क्या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के भारत के अंदर। नंबर 1, जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है किसी भी देश के अंदर, भारत के फीचर्स की वैसे तो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, वहाँ पर 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? सबसे पहले तो आप रियल नॉमिनल को वर्ड्स को साइड में हटाओ, लात मारो उनको, सबसे पहले फोकस करो इस वर्ड पे एग्जीक्यूटिव, या फिर कई लोग अगर इसको एग्जीक्यूटिव भी बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोनाउंसिएशन तुम हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, तुम केरला कन्नड़ कहीं पर भी पकड़े हो, यूपीएससी की ब्यूटी यही है, कोई तुम्हें फिक्स रूल नहीं बता सकता कि ये कर लो तो इससे यूपीएससी निकल जाएगा। और बोलने का तो अपना पहली बात है कि याद ही मत रखना, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उससे गारंटी निकलेगा यूपीएससी। कभी भी अपने आप पे शर्म मत करना कि मैं ये नहीं बोल पाता, वो नहीं बोल पाता, ऐसा नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता। अच्छे जो अगर अंग्रेजी जानते हैं ना, तो फिर मुझे इस वर्ड की स्पेलिंग बता देना कमेंट बॉक्स में, सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपिलिटिडाइशियस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूपीएससी सबका निकलता है, सिर्फ स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। अंग्रेजी और ये मैं इस स्टेट से हूँ, वो स्टेट से हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ज्ञान सिर्फ काम आता है, प्रेजेंटेशन बस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नंबर 1, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। लेकिन एग्जीक्यूटिव क्या होता है? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, जैसा कि आप जानते हो, जब भी पार्लियामेंट कोई भी बिल लेकर आती है, जो कि उसके 2 हाउसेस में डिस्कस होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, फिर जब वो बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, तब वो इम्प्लीमेंट करना भी तो ज़रूरी है कि मतलब मान लो पास हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा भैया, कौन करेगा इम्प्लीमेंट? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि इसके दूसरे लैंग्वेज को आज से मतलब दूसरा वर्ड आज से आप यूज़ करना है, हमें पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून व्यवस्था को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि मैंने एक टाइम टेबल बनाया, कल से मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, ये उठूँगा, वो उठूँगा, वो बन तो गया है मेरा, ये मतलब मैंने पार्लियामेंट बना लिया रात को उसका, मुझे कल सुबह से उसको एग्जीक्यूट भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है। तो मुझे ज़रूरत है एक एग्जीक्यूटिव की। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कौन, मतलब मेरी लाइफ में तो इस टाइम टेबल के एग्जाम्पल में तो मैं ही हूँ, लेकिन हमारे देश में जो कानून व्यवस्था बनाते हैं वो लोग अलग होते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को जनता अपना भरोसा देती है, हमारा आपके ऊपर ट्रस्ट है, आप हमारे बिहाफ पर कानूनों को बनाओ भी और इम्प्लीमेंट भी करो। तो आप, और वो कहते हैं ये हम कैसे करें आपके बिहाफ पे, तो जनता कहती है उनसे कि देखो संविधान निर्माताओं ने एक इलेक्शन का प्रोसीजर रख रखा है, ठीक है, उस इलेक्शन के प्रोसीजर में आप चुनाव करवाओ, हम अपने एरिया से एक प्रतिनिधि चुनेंगे, अगर आप स्टेट लेवल पे हो तो आप विधायक कहलाओगे, और अगर आप नेशनल लेवल पे हो तो आप सांसद कहलाओगे। तो आप जाके वहाँ पर बिल बनाओ, आप ही में से कुछ लोग 5 साल के लिए सरकार बनाने आ जाओ, और वहाँ पर इस कानून जो पार्लियामेंट से बने हैं उनको एग्जीक्यूट करो, उनको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अब लेकिन इस एग्जीक्यूट के प्रोसीजर में ना 2 लोग होते हैं, एक जनता के डायरेक्ट उम्मीदवार जो कि होते हैं सरकारी लोग, और सरकार का सबसे बड़ा हमारे देश में जो आदमी होता है या औरत भी हो सकती है, प्रधानमंत्री। एक होता है जिसको जनता डायरेक्टली नहीं चुनती है, इनडायरेक्टली चुनती है। कैसे? जो सांसद हमने चुने थे वही लोग कुछ तिगड़म करके एक प्रोसीजर के थ्रू एक एग्जीक्यूटिव को चुन लेते हैं। अब उसका आना क्यों जरूरी है? उसका आना इसलिए ज़रूरी है,
वो बंदा सांस और सूसू लेने के अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकता। हर चीज़ उसको प्रधानमंत्री और इसके मंत्रिमंडल से पूछ के करनी पड़ेगी। लेकिन उस बंदे की एक चीज़ में बहुत दम है, जैसे मेरे ये पेन टैबलेट में दम है, ऐसी उसके रियल पेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा दम है कि जब तक वो अपनी कलम से जो पार्लियामेंट ने बिल बनाए थे जब तक वो उसको साइन नहीं करेगा तब तक वो एक्ट नहीं बन सकते। और संविधान निर्माताओं ने एक लगाम लगा रखी है कि बच्चों, जब तक एक्ट वर्ड यूज़ नहीं होगा, कोई भी बिल, कानून, व्यवस्था तुमने पास कर लिए, चर्चा कर ली, जूते चप्पल चला लिए, संसद भवन में कुर्सियां पटक ली, एक दूसरे का मुंह तोड़ दिया, सब कुछ कर लिया तुमने, हंसी मजाक उड़ा लिया, किसी को पप्पू कह दिया, कुछ भी कर लिया तुमने, लेकिन ये सारी चीज़ें नॉनसेंस साइड रखो, दिस इज़ गार्बेज। जब तक एक बंदा देश में अगर उसको साइन नहीं करेगा वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री अपना जोर लगा ले, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना जोर लगा ले। तो भैया ये इम्पोर्टेंट आदमी तो है, ये एक ऐसा मतलब घर का राजू है कि अगर घर में जिस दिन फंक्शन ना हो और ये ना हो तो वो व्यवस्था बन नहीं सकती है, क्योंकि सारी चीज़ें उसको पता रहती हैं कि कौन सी चीज़ें स्टोर रूम में कहाँ रखी हैं, कहाँ नहीं रखी हैं, क्या नहीं रखी हैं। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो इसी की ज़रूरत है। बस जनता का डायरेक्ट प्रतिनिधि नहीं होता, नाम होता है इसका, इस एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट। अब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे प्रेसिडेंट और रियल एग्जीक्यूटिव हमारे होते हैं पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा, बहुत सारी पार्टीज चुनाव में जीत कर आती हैं। रूल ये होता है जितनी सीट्स अवेलेबल हैं, मोर देन 50% सीट अगर कोई पार्टी जीत गई तो वो जाके बनाएगी सरकार। जो सरकार बनाएगी उसको सिंपली हम लोग कहते हैं मेजॉरिटी पार्टी, और वही सरकार देश चलाएगी अगले 5 साल के लिए, मेजॉरिटी पार्टी रूल। इसको डिटेल में और समझाऊंगा, लेकिन इतना काफ़ी है। आप सब जानते हो, आप सब लोग चुनाव वगैरह देखते रहते हो, रियल फॉर्म में भी पार्टिसिपेट भी करते हो, मेजॉरिटी पार्टी रूल आप समझ सकते हो। इसको डिटेल में मैं और बताऊंगा पार्टी सिस्टम जब हम करेंगे, और लक्ष्मीकांत में तो बाद में करेंगे। उससे पहले हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस शुरू होने वाला है बहुत ही जल्द, है ना। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सिर्फ यूएन रह गया, उसके बाद मैं डायरेक्टली इंडिया वाली उस पर आने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बताऊँगा शुरू के चुनाव में पहली बार क्या दिक्कत आई थी, हमने क्या पहले दिन से ही औरतों को, महिलाओं को राइट दिए वोटिंग के, हम सारी बातें वो जानेंगे, फिर हम प्रोसीजर जानेंगे कि इलेक्शन हुए किस प्रकार से। तीसरा, जो एग्जीक्यूटिव है, कौन है एग्जीक्यूटिव? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। अब ये कोई एक जन तो नहीं है ना, अंकिता अपनी लाइफ में एक है क्योंकि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को तो बड़े सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वो कलेक्टिव है, कलेक्टिव ग्रुप में है। इन सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेचर के लिए, यानी कि कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, देश की तिजोरी जिसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उससे तुमने पैसा कहाँ उड़ाया, क्यों ये हाईवे बनवाया, क्यों तुम दुबई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूएसए, थाईलैंड, बर्मा, कैम्बोडिया, इन सारी कंट्रीज़ में जब से तुम बने हो क्यों घूमे जा रहे हो प्लेन में? तुम्हारे बाप का पैसा है कि जनता का पैसा है? इन सारी चीज़ों की जवाबदेही और आंसरेबिलिटी लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंटेरियंस, जो कि लोकल सांसद होते, मतलब सॉरी लोकल कह रहा हूँ, जो कि नॉर्मल सांसद होते हैं, जो मिनिस्टर नहीं होते, वो इनको कटघरे में खड़ा करके, कटघरा मतलब क्या, लाइव टेलीविज़न जब चल रहा होता है, लोकसभा राज्यसभा में खड़ा करके इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। जब कोई मिनिस्टर सवाल अच्छे से जवाब नहीं दे पाता, लाइव टेलीविज़न चल रहा है, तब ये सारे सांसद मिलकर अगर इनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता, दे कैन ब्रिंग अ बिल जिससे चलती सरकार की धज्जियाँ उड़ सकती हैं, और इवन प्रधानमंत्री अपने एक मंत्री के जवाब ना देने की वजह से उसकी सीट उड़ जाएगी, जिसके लिए एक ब्रह्मास्त्र होता है सांसदों के हाथों में, एमपीज़ के हाथों में, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगला, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, यानी कि ध्यान से सुनना, वैसे तो अब तो ये जान ही चुके हो, जो लेजिस्लेचर है जिसका दूसरा नाम पार्लियामेंट भी है, यहाँ के जो भी इस घर के, चाहे वो इस घर में, इस पूरे घर में ना 2 पार्टीशन है, एक तरफ है लोकसभा, एक तरफ है राज्यसभा। पार्टीशन होने के बावजूद भी कोई ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि सबके लिए एक कॉमन ड्रेस, कॉमन सब कुछ, एक नाम है कि वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। घर का नाम पार्लियामेंट, वो उसका सदस्य है, इसलिए उसका नाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से किसी किसी के ऊपर विष्णु जी और शिव जी की कृपा हो जाती है, अल्लाह मेहरबान हो जाते हैं, जीसस क्राइस्ट
ब्लेसिंग देते हैं कि तुम जाकर 5 साल के लिए बनो मिनिस्टर। अब मेहरबान वो कैसे हो गए? वो मेहरबान ऐसे हो जाते हैं, जनता के ये प्रिय होते हैं, चुनाव जीत कर ये आ जाते हैं और कुछ सांसद बनते हैं मिनिस्टर। यानी कि लेजिस्लेचर जो है, सुनने में हमें लगता है सरकार 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 सरकार, सरकार कुछ भी नहीं है अपने आप में, क्योंकि वो बच्चे लेजिस्लेचर के हैं। लेजिस्लेचर एक ऐसा घर है जिस घर से वो निकलकर बाहर अपना नाम कमा रहे हैं। यानी कि एक बात याद रखना, अभी तक इसकी तिगड़म समझ में आ गई होगी, एग्जीक्यूटिव का बर्थ हमेशा लेजिस्लेचर से होता है। ये प्रोसीजर कभी भी वाइस वर्सा नहीं होता। मिनिस्टर हमेशा एमपी से ही बनते हैं। हर मिनिस्टर एक एमपी होता है, लेकिन हर एमपी एक मिनिस्टर नहीं हो सकता। लोकसभा राज्यसभा में सारे सांसद मिलाकर 250 सांसद राज्यसभा में, 550 सांसद लोकसभा में, 0 10 8, लगभग ये जो 800 सांसद होते हैं, क्या सारे मिनिस्टर हैं? जी नहीं, बिल्कुल मिनिस्टर नहीं है। सारे मोदी जी की मंत्रिमंडल में शामिल हैं? जी नहीं, सिर्फ वो जो बीजेपी के हैं या बीजेपी वालों के साथ जिनका अलायंस है, सिर्फ और जो चुनाव जीत कर आए हैं, सबसे बड़ी बात, सिर्फ चुनाव जीत कर जो आए हैं वो जाके बनते हैं मिनिस्टर। इसका मतलब मिनिस्टर का दूसरा नाम क्या? प्रधानमंत्री भी तो एक मिनिस्टर ही हैं, और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अमित शाह, निर्मला सीतारमण, ये सारे के सारे मिनिस्टर ही तो हैं। और नरेंद्र मोदी जी, वो भी खुद मिनिस्टर हैं। लेकिन सारे लोग ये मिनिस्टर होने से पहले सांसद हैं, यानी कि एमपीज हैं। वो अलग बात है कि पहले आप मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हो, बाद में अपना सांसद की सदस्यता प्रूव कर दो, यानी कि मेंबरशिप प्रूव कर दो पार्लियामेंट की, वो डिबेट में मत जाओ। लेकिन अगर प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनना और किसी भी मिनिस्टर को इनके मंत्रिमंडल के अंदर अगर शामिल होना है, तो पहले उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो सांसद हैं, यानी कि एमपी हैं। टेक्निकलिटीज़ में मत जाओ, हर चीज़ की एक तिगड़म है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले इनको ये प्रूव करना पड़ेगा। अभी नहीं करोगे तो 6 महीने बाद करना पड़ेगा, वरना रिजाइन देना पड़ेगा। इसका मतलब लेजिस्लेचर सर्वोच्च है, ये टॉप पर है। बाद में आता है एग्जीक्यूटिव। सरकार हमेशा संसद भवन से बनती है, संसद भवन कभी सरकार से नहीं बनता। एक और टर्म में मैं इसको बोलता हूँ, मिनिस्टर हमेशा एमपी होने चाहिए। सारे एमपी मिनिस्टर हो ऐसी ज़रूरी नहीं है। मिनिस्टर्स के ऊपर एक बाउंडेशन होनी चाहिए कि उनके पास सदस्यता होनी चाहिए उस बंगलों में जहाँ पर वो रह रहे हैं, चाहे लोकसभा वाले कमरे में, चाहे राज्यसभा वाले कमरे में। लेकिन जो खुद सांसद हैं, एमपीज हैं, वो मिनिस्टर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। बन गए तो सोने पे सुहागा, नहीं बने तो कोई बात नहीं। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, हर एक मिनिस्टर लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट में एक सदस्य है। किसी भी घर से वो बिलोंग कर सकता है, या तो लोकसभा वाले घर से जो कि छोटा घर है, या तो राज्यसभा वाले घर से जो कि बड़ा घर है। यानी कि अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा, लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा। उसके बाद ये जो घर होता है उसमें लीडर की भूमिका हमेशा निभाता है प्रधानमंत्री। अगर बात हो रही है संसद भवन की, पार्लियामेंट की, अगर अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं की बात हो रही है तो वहां पर लीडरशिप का रोल निभाता है मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। उसके बाद जो लोकसभा होती है नेशनल लेवल पे और जो विधानसभा होती है स्टेट लेवल पे, ये डिसोल्यूट हो सकती है। कैसे हो सकती हैं? 5 साल जब कंप्लीट कर लिए तुमने, जिस दिन से तुम आए थे, और उससे लेकर 365 into 5 हो गया, इतने दिन तुमने कंप्लीट कर लिए, लगभग पूरे 5 साल आप तुमने जब कंप्लीट कर लिए, चुनाव होने हैं, नई सरकार बनेगी, तुम दोबारा जीत कर आ सकते हो, कोई बात नहीं, बस जनता के सामने प्रूव कर दो कि तुम अभी भी प्यारे हो उनके, वरना नई सरकार आएगी। इसको कहते हैं जब 5 साल कंप्लीट होने के बाद एक सरकार दोबारा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रधानमंत्री दोबारा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोबारा प्रूव कर कराओ। तब तक की जो छुट्टी होती है ना इनकी, उसको कहते हैं हम लोग ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन। कभी कभार जो लेजिस्लेचर के पास ब्रह्मास्त्र है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके अगर एक मिनिस्टर के खिलाफ भी पास हो जाए, एंटायर मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन। इसलिए हम लोग बोलते हैं जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एक टर्म यूज होता है, ऑल मिनिस्टर्स
स्विंग एंड सिंक टुगेदर, ये टर्म याद रखना, ऑल मिनिस्टर्स स्विंग एंड सिंक टुगेदर, झूला भी एक साथ झूलते हैं, इस बढ़ते भी एक साथ है और गिरते भी एक साथ है। कैसे ये स्विंग एंड सिंक टुगेदर कैसे? अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, एक मंत्री के खिलाफ पास होता है लेकिन पूरे मंत्रिमंडल को रिजाइन देना पड़ता है, और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन तो कभी भी पहले साल, दूसरे साल, पहले हफ्ते, चौथे दिन कभी भी पास हो सकता है। और जिस दिन ये पास हो जाता है तो 5 साल जब सरकार कंप्लीट नहीं करती और उससे पहले जब वो गिर जाती है, तब ये होता है दूसरी तरह का डिसोल्यूशन। टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन में पढ़ाऊंगा आगे। हालांकि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो लार्जली ब्रिटिश पैटर्न पर बेस्ड है, लेकिन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, मेरी डाइनिंग टेबल जब घर में आई थी, मैं उनकी देखकर तो आ गया था, लेकिन रूम के साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने अपने आप को चेंज करा। तो जब वो लोग मेरे घर आए, ठीक है, जब वो लोग आए मेरे घर, तो उन्होंने क्या देखा, उनके घर में मेरे घर में क्या डिफरेंस है। जो मेरा घर है, इंडियन पार्लियामेंट जो है वो ना इतनी भी ज़्यादा सॉवरेन बॉडी नहीं है, इतनी भी ज़्यादा उसको आज़ादी नहीं है। सॉवरेन टर्म का मतलब होता है इतनी भी ज़्यादा आज़ाद नहीं है वो और इंडिपेंडेंट नहीं है जितनी ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ठीक है। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। दूसरी चीज़, जो भारत है, इंडियन स्टेट जो है, वहाँ पर ना इलेक्टेड हेड जो है उसको कहते हैं हम लोग रिपब्लिक, या रिपब्लिक ऑफ इलेक्टेड हेड, दोनों वाइस वर्सा कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसके लिए टर्म यूज होती है जब भी हमारे देश में जो हेड होता है कंट्री का, जब वो इलेक्शन से आता है, डायरेक्ट इलेक्शन हो चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, उस बंदे को हम लोग अपने देश में कहते हैं प्रेसिडेंट। पॉलिटिकल लैंग्वेज में हम लोग उसको कहते हैं कि ये देश जो फॉलो कर रहा है वो रिपब्लिक का कंसेप्ट फॉलो कर रहा है, यानी कि इस देश का जो फर्स्ट सिटीजन है, राष्ट्रपति है, जो वो चुनाव से आए, डायरेक्ट आएगा इनडायरेक्ट आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्रिटिश के अंदर जो हेड है कंट्री का, वो ना खानदानी परंपरा से आता है, जनता डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसे नहीं चुन रही है, इसलिए वहां पर टर्म यूज होती है मोनार्की या मोनार्क। और मोनार्क कोई भी हो सकता है, मोनार्क इज अ न्यूट्रल टर्म। अगर वो मेल है तो वो होगा किंग, अगर वो फीमेल है तो वो होगी क्वीन। बस ये डिफरेंस है हमारे पार्लियामेंट और उनके पार्लियामेंट में। एक, जितनी ब्रिटिश पार्लियामेंट को लिबर्टी है बहुत सारी चीज़ों में, उतनी हमें नहीं है, उतनी सॉवरेन बॉडी नहीं है। ये क्यों, मैं बताऊंगा इसको डिटेल में, बस दिल थाम के रखो। दूसरा, हमारे यहाँ कंसेप्ट रिपब्लिक का फॉलो होता है, यानी कि हमारे यहाँ जो हेड है वो खानदानी परंपरा वगैरह से ना आके इलेक्शन से आता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आता है। कोई बात नहीं, डायरेक्ट से क्यों नहीं आता ये भी बताऊंगा अभी कुछ दिनों के अंदर, इसको भी पकड़ के बैठ जाओ। और वहाँ पर लेकिन ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, वहाँ पर जो हेड है, यानी कि जो बिल को साइन करेगा जब वो एक्ट बनेंगे, वो खानदानी परंपरा से आता है या आती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, चाहे वो इंडिया के अंदर हो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या ब्रिटेन के अंदर हो, प्रधानमंत्री का जो रोल होता है वो इतनी मुख्य भूमिका का रोल होता है, इतना ज़्यादा क्रूशल होता है और इतना ज़्यादा उनका से होती है मंत्री ये अपने मंत्रिमंडल के ऊपर, सरकार चलाने के ऊपर, देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, बॉर्डर की व्यवस्था, सारी चीज़ें प्रधानमंत्री एक प्रकार से सब कुछ कंट्रोल क्योंकि कर रहे होते हैं। चाहे कहीं पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे इंग्लैंड के अंदर हो या भारत के अंदर हो। इसलिए कभी कभार हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को टोंट मारने के लिए कहते हैं कि ये तो सिर्फ कहने वाली बातें जी, कि मंत्रिमंडल है आपका, ये है वो है, असली राजा तो आप ही हो, सारी पावर तो आपके पास ही है। चलो मान लिया फर्स्ट सिटीजन राष्ट्रपति है, लेकिन हर काम उसको पूछकर आपसे ही करना पड़ता है। आपने तो सिर्फ इसे 2 लिबर्टी दे रखी हैं, आप चाहते तो वो भी छीन लेते, सिर्फ सांस और सूसू करना, सांस लेना और सूसू करना। लेकिन आपको तो किसी से कोई इजाज़त नहीं लेनी पड़ती है। आप तो ऐसे रह चुके हो पास्ट में 1970 के दशक में कि आपने तो सुप्रीम कोर्ट की भी बैंड बजाई थी। आप तो ऐसे हो जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, जिससे कोई छीन नहीं सकता, भगवान भी शायद से छीने। आपने तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाकर एक वो भी छीन लिया, 7वां राइट टू प्रॉपर्टी। तो आपकी सरकार में दम तो है भाई साहब, जहाँ जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसलिए इसको कभी कभार बोलते हैं, जो मेन बंदा जो चला रहा है, जो राजा है, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने आज 5वां पॉइंट कवर करा इसका कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।